हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपुर में आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड के तो न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल मैं एक दो दिन में करवा दूंगा। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर का नेम है विद्युत धारा। ओके, तो और ये सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर थे, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और विद्युत विभव और विद्युत धारिता। ये 4 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट में थे। और अब आज से अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इस यूनिट का नेम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत धारा। ओके, तो विद्युत धारा क्या होती है आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कोई जो खास बात नहीं है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी इस चैप्टर की आपकी विद्युत धारा। ओके, तो विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ओके, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ओके, इसे किससे दर्शाते हैं? इसे कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई, जो भी आपकी इच्छा हो, से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब यहां देखो, आई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, Q अपॉन टी। आई बराबर Q अपॉन टी। अब बताओ इसका मात्रक क्या होता है? क्यों भाई, अगर फॉर्मूला देखें ना तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन इस कॉम्बाइन फॉर्म को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ओके, और इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा तो आपको पता ही है कि विद्युत धारा एक मूल राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? एक मूल राशि है। तो मूल राशि की विमा फिक्स होती है, जो 11th में आपने पढ़ी होगी। तो मूल राशि की विमा A हो जाएगी, और कुछ किताबों में I दे रखी है, तो आप इसको भी समझ लें। ओके, और यह एक अदिश राशि है। अब आप सोच रहे होंगे सर यह एक अदिश राशि है, कुछ किताबों में टेंसर भी दिया है। क्या दिया है? टेंसर, कि यह टेंसर राशि है। अदिश राशि क्या होती है बेटा? अदिश राशि वो होती है कि जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करें। अगर डायरेक्शन हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन वो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर करंट में डायरेक्शन है, बट ये तो अदिश राशि बता रहे हो आप। करंट में डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव। करंट की डायरेक्शन क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव कह दो, या फिर प्लस से माइनस कह दो, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब आप सोच रहे हो सर करंट में डायरेक्शन है फिर भी ये अदिश राशि है, तो हम आपको बता दें इसमें डायरेक्शन तो बेटा है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, सदिश नियमों को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये अदिश राशि है। कुछ किताबों में कहीं की टेंसर भी, मोस्टली ये वेक्टर नहीं है, ये सदिश राशि नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया। ये तो एकदम 10th स्टैंडर्ड का बेसिक है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई औसत धारा क्या है? औसत धारा का मतलब होता है एवरेज करंट। तो अगर यहाँ पे एक चीज और देखना चाहें ना, अगर यहाँ पे अपन औसत धारा, थोड़ी देर में रुको, अगर हम यहाँ पे पढ़ना चाहें कि भाई यदि Q बराबर हम 1 कूलम ले लें और T बराबर 1 सेकंड ले लें, तो फिर I बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। I बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। यहाँ देखो, 1 रखो 1/1 और I का मात्रक एम्पियर, तो I का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। अगर हम यहाँ 1 एम्पियर, ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ 1 एम्पियर की परिभाषा बनाना चाहें, तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाओगे? 1 एम्पियर कैसे बनाओगे? यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड
तक प्रवाहित हो या 1 सेकंड में प्रवाहित हो, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी भाई? उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। बट ये 12th स्टैंडर्ड में इसको नहीं लिखना आपको। 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको 1 एम्पियर की परिभाषा आती है लिखने के लिए तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड की है, ये 10th स्टैंडर्ड की है। तो 12th स्टैंडर्ड की 1 एम्पियर की परिभाषा कहाँ से लिखोगे? तो हम आपको 7th चैप्टर में बताएंगे। किस में बताएंगे? 7th चैप्टर में। ओके, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है आपका औसत धारा, ठीक है ना। तो औसत धारा आपका क्या हो जाएगा? औसत धारा तो औसत धारा आई एवरेज हम सीधा बता दे रहे हैं आपको। आई एवरेज किसी भी चीज का औसत निकालते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या है? आवेश बटे समय। तो ये हो जाएगा औसत धारा क्या हो जाएगी? कुल आवेश बटे कुल समय। मान लो कि डेल्टा क्यू आवेश है, डेल्टा क्यू आवेश जो है ना, डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में क्या हो गया? प्रवाहित हो जाता है, ठीक है ना, प्रवाहित हो। तो आई एवरेज हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। औसत धारा क्या हो जाएगी आपकी? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ओके, ये फॉर्मूले आपको मोस्टली याद रखने, थ्योरी इतनी सरल बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है। ये परिभाषा गलत नहीं है, बट ये स्टेटमेंट 10th स्टैंडर्ड की है। ओके, 12th स्टैंडर्ड की अपन बताएंगे बाद में। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं तात्क्षणिक धारा की। किसकी बात करते हैं? तात्क्षणिक धारा की। ओके, तो तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, एक विशेष टाइम पे आपसे कहा जाए कि भाई धारा बताओ, एक विशेष टाइम पे आपसे कहा जाए कि भाई धारा बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो सिंपली आई हो जाएगा आपका, अगर आपने मैथ पढ़ी है ना, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। इसको हम तात्क्षणिक के रूप में कैसे लिखेंगे? आई बराबर हो जाएगा आपका डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी। डी क्यू बटे डी टी आपने ये पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अगर लिमिट लगी हो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसको हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको क्या लिखते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे यहाँ पे ये एवरेज करंट है ना, एवरेज करंट में डेल्टा टी है ना, इसकी टेंडिंग 0 कर दो, ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे? डी क्यू बटे डी टी। डी क्यू बटे डी टी का मतलब क्या है? क्यू का अवकलन टी के सापेक्ष। डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब क्या है? क्यू का अवकलन टी के सापेक्ष। ओके, तो ये याद रखना। इसमें होगा क्या? इस टाइप से आपसे कहेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम बता दे रहे हैं आपको 2t² प्लस 4t प्लस 1, ऐसे जैसे मान लो क्यू का मान दिया जाए और आपसे कहेंगे कि भाई t बराबर 4 सेकंड पे क्यू बताओ, आई बताओ। क्या बताओ? आई। समझिए ना? तो कुछ नहीं करना, इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर दो। अवकलन इसका क्या होगा? 4t प्लस 4 और t की जगह 4 रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो कभी भी आपको q का मान t के पदों में दिया हो, t मतलब टाइम के पदों में दिया हो, और आपसे करंट पूछे तो अवकलन कर लो। उल्टा भी होगा इसका, करंट का मान दिया हो t के पदों में और आवेश पूछें तो समाकलन कर लो। तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये भी लिख लो कि अगर आपसे q पूछा जाए और i दिया हो तो हम क्या करेंगे? उसका समाकलन करेंगे, और q दिया जाए और i पूछा जाए तो अवकलन करेंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स का टूल है, वो आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है उस चीज का। ओके, तो नोट कर लो इसको, फिर अपन चलते हैं आगे। अब अपन आगे चलते हैं और इसमें एक स्टार पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा जो होती है ना, वो होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ओके, ऐसे रख लो, या फिर प्लस से माइनस रख लो। ओके, और या फिर ऐसे रख लो, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत। नहीं समझे?
जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। ऐसे समझो कि अगर करंट इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति किधर होती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और विद्युत धारा की दिशा की किधर है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। समझ गए ना? तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? या तो ऐसे पढ़ लो कि इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होगी विद्युत धारा की दिशा, या फिर ऐसे पढ़ लो कि विद्युत धारा की दिशा जो है ना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर या प्लस से माइनस की ओर। अब अपन बात करते हैं धारा घनत्व की। किसकी बात करते हैं भाई? धारा घनत्व की। धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं? जे से। धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं? जे से। फॉर्मूला है प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को। परिभाषा क्या है इसकी? प्रति एकांक क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ओके, इसे किससे दर्शाओगे भाई? इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। ओके, और जे का फॉर्मूला होता है I/A। इतना ध्यान रखो, जहां भी कहीं एकांक शब्द दिखे ना वो चीज भाग में लगा दिया करो। सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल क्षेत्रफल एकांक हो गया ना, और वो उस क्षेत्रफल से क्या गुजर रही है? धारा। तो धारा में किसका भाग लगा दो? क्षेत्रफल का। तो आपको क्या मिल जाएगा? धारा घनत्व मिल जाएगा। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या हो जाएगा? I/A। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। जे बराबर I/A। कोई दिक्कत है क्या? और आपको पता है कि ये सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ओके, सदिश राशि अगर है, ये सदिश राशि है, अगर ये सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप भी होगा। तो सदिश रूप कैसे बनाओगे? जे वेक्टर बराबर I/, अब I पे तो वेक्टर लगाएंगे नहीं क्योंकि I तो अदिश राशि है, और A बटे में है तो A पे वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो या फिर यहाँ पे आप क्या कर लो? A कैप कर लो। क्या कर लो? A कैप कर लो, या N कैप भी कर सकते हो, कहीं कहीं N कैप लिखा होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे क्या? अब यहाँ होता क्या है समझो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ओके, तो सिंपली जे बराबर हो जाएगा आपका I/A। मान लो कि इसमें I करंट जा रहा है, बट इसमें अगर मान लो कि चालक ऐसा बना हो, थोड़ा तिरछा काट दिया हमने यहाँ से। अब यहाँ करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे करंट ऐसे बाहर निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर थी और करंट की डायरेक्शन भी इधर थी, तो सेम डायरेक्शन थी। लेकिन यहाँ सेम डायरेक्शन नहीं है, यहाँ करंट की डायरेक्शन तो इधर है और एरिया की डायरेक्शन थोड़ी सी अलग सी हो रही है। अगर ये ऐसे रखा है ना तो क्षेत्रफल की दिशा इधर हो जाएगी। ओके, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा? थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल को करंट की डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटक। तो A का घटक नीचे क्या हो जाएगा? A cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? A sin थीटा। तो इसकी हमें जरूरत नहीं। तो ये है आपका करंट की डायरेक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन में J कितना हो जाएगा? I/A cos थीटा। I/, तो J का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम I बराबर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका JA cos थीटा। अब आपने वेक्टर में सदिश में पढ़ा है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। तो जैसे ये JA cos थीटा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? J वेक्टर डॉट A वेक्टर, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो कभी भी J वेक्टर और A वेक्टर के सदिश रूप में मान दिए हो ना और करंट पूछा जाए तो इनका डॉट गुणा करवा के हम क्या निकाल लेते हैं? करंट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? धारा घनत्व। ओके, इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर अपन बात करते हैं ओम के नियम की। ओम के नियम से डिस्कस करने से पहले ऐसा कर लेते हैं, यह एक सदिश राशि है, ये पता चल गया। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मतलब धारा घनत्व का, इसका मात्रक हो जाएगा आपका
ऊपर देखो करंट है, नीचे क्षेत्रफल है, तो करंट का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ओके, इसकी विमा बताओ। अच्छा, इसकी विमा, तो विमा हो जाएगी आपकी ऊपर एम्पियर की विमा ए होती है और मीटर स्क्वायर की विमा एल होती है, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ए एल की पावर कितनी -2। तो ये होगी इसकी किसकी, धारा घनत्व की विमा। और धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसको नोट करो इसको जल्दी से। अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का नियम जो है ना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। तो अब अपन बात करते हैं वही ओम के नियम की। ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम है पूरा। तो इन्होंने क्या बताया था, तो ओम के नियमानुसार यहाँ लिख सकते हैं अपन ओम, या पहले समझ लो। देखो ओम के नियमानुसार अपन क्या समझ सकते हैं। ओम ने ये बताया कि अगर हम किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, कोई चालक है, मान लो ये चालक है, ठीक है ना, मार्कर है, मान लो ये चालक है, अगर हम इसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, भौतिक अवस्थाओं का मतलब इसकी लंबाई ना बदलें और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ना बदलें। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो गोल गोल एरिया देख रहे हो ना छोटा सा, ये इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो भौतिक अवस्थाओं का मतलब है कि लंबाई ना बदलें, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ना बदलें, टेम्परेचर ना बदलें, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ओके, फिर से सुनो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना करें तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। और भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हमने आपको, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और टेम्परेचर है। इनको ना बदलें तो ऐसा होगा, अगर इनको बदल दोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं का मतलब कौन कौन सी हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। लंबाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ताप है, ठीक है ना, में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों, उसके मतलब किसके, चालक के, या चालक ही लिख दो, तो चालक के सिरों, ध्यान से सुनना, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओके, ये ओम का नियम है। क्या है, फिर से सुनो। ओम के नियमानुसार, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना करें, भौतिक अवस्थाएं इतनी में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है ना, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब V समानुपाती I, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो R आ जाएगा, ठीक है ना। तो जहां R क्या है, जहां R जो है ना आपका, वो समानुपाती नियतांक है, ठीक है ना, जिसे चालक का क्या बोलते हैं भाई, प्रतिरोध, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो अब यहां से R बराबर कितना आ जाएगा, यहां से R बराबर आ जाएगा V/I। ये चालक का क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया R। ओके, बोलो भाई, अगर हम V व I के मध्य क्या खींचे, ग्राफ खींचे, अगर हम V व I के मध्य
P व I के मध्य ग्राफ। ओके, तो ध्यान से सुनो, यहां V दर्शा दिया, यहां I। तो आपको पता है कि V और I कैसे हैं, समानुपाती। देखो इधर V और I कैसे हैं, समानुपाती। तो समानुपाती के लिए ग्राफ हमने तुम्हें बताया था, समानुपाती के लिए ग्राफ ऐसा होता है एकदम सीधा, V समानुपाती I। अगर हम इसको थीटा मान लें, अगर हम इसको क्या मान लें, थीटा मान लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे V, और आधार कितना है यहाँ पे I, और V बटे I क्या होता है, V बटे I होता है R। V बटे I क्या होता है, R। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा R। मतलब ये हुआ कि अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचें तो जो रेखा ग्राफ को प्रदर्शित कर रही है ना, उसका ढाल, टेन थीटा को ढाल बोलते हैं, ढलान, स्लोप, झुकाव। तो इसका जो ढाल है वो उस चालक तार का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। देखो उस चालक तार का क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद का टॉपिक है आपका प्रतिरोध ही। इसके बाद के टॉपिक को अपन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद का टॉपिक है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध है धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। मतलब बाधा को प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है ना, बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या। अब R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। अगर हम इसको डिफाइन कर दें एकांक पॉइंट पे, तो V बराबर हमने कितना मान लिया, 1 वोल्ट, I बराबर कितना मान लिया, 1 एम्पियर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम। ओम क्या है, मात्रक है इसका बेटा, ठीक है ना। ऐसे समझो, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो R बराबर कितना आ गया, 1 ओम। अतः यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, चालक तार के सिरों कर लो, चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर, मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ओके, ये ओम का सिंबल है ये। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा आपका ओम। इसका मात्रक क्या होगा, ऐसे लिखते हैं, और ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। इसका मात्रक हो गया आपका ओम। अगर हमें इसकी विमा बतानी पड़े, यहाँ विमा लिख देता हूं मैं, अगर हमें इसकी विमा बतानी पड़े तो सबसे पहले आपको V की विमा आनी चाहिए। और V की विमा कैसे निकालोगे, तीसरे चैप्टर में चले जाओ, W बटे Q। W की होती है ml² t - 2 बटे AT। तो V की विमा हो जाएगी आपकी ml² t - 3 a - 1, और बटे में कितना है I, ठीक है ना। R की विमा निकालनी है ना, तो R की विमा निकालने के लिए V की विमा रखो और I की विमा रखो। I की विमा क्या रखी, A और ऊपर चला जाएगा, तो ये ml² t - 3 और a - 2, ये हो गई आपकी क्या, R की विमा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ओम का नियम पढ़ लिया, फिर ओम के नियम में प्रतिरोध पढ़ लिया, V और I के बीच ग्राफ पढ़ लिया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो ना तो आप पूछ सकते हो, मैं इसीलिए डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स भी बन सकें। ओके, नोट कर लो इसको, फिर और आगे चलते हैं अपन। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध की विभिन्न कारकों पर निर्भरता, मतलब प्रतिरोध का जो मान है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है
कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के कैसे होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध जो है ना आपका, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ओके, सेकंड नंबर ये है कि जो R है वो कैपिटल ए मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये देख रहे हैं ना, ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? एक तो ये है चालक का प्रतिरोध जो है ना उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध जो है ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। मतलब ये वाला अगर प्रतिरोध, ये जो है ना, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, तार मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए तुमने देखा होगा खंभों पे कि जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा दूर तक भेजनी पड़ती है ना, तो उन खंभों को, बड़े बड़े खंभे देखे ना आपने, बहुत बड़े बड़े, तो उनका जो तार है ना बहुत मोटा बनाया जाता है ताकि उसको प्रतिरोध को कम कर सके। ज़्यादा मोटा नहीं बना सकते क्योंकि उसको रखोगे कैसे, फिर हवा में उसको लटकाओगे कैसे, साधोगे कैसे उसको। ठीक है ना, तो वही है कि एक एवरेज तरीके से वो इतना मोटा करीब बना लेते हैं जिससे प्रतिरोध को कम किया जा सके। ठीक है ना, तो ये 2 चीज़ें याद रखना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद क्या बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है ना, क्या है ये समझो, ये ऐसे लिख दो, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो, अभी आपने बताया कि सर R जो है ना L के समानुपाती होता है। सर R जो है ना वो A के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। R क्या है सर, प्रतिरोध, चालक तार का क्या है, ये प्रतिरोध है, और चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो R समानुपाती हो जाएगा L/A। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे समानुपाती का तो रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रो। और जो रो है ना वही क्या है, प्रतिरोधकता है। तो रो बराबर आ जाएगा RA/L। रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है ना, जहां रो क्या है, प्रतिरोधकता है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है। ओके, अब इसके बाद एक चीज और याद रखनी है तुम्हें कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, इसका किसका मतलब, प्रतिरोधकता का, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका, यहां से देख लो, रो का फॉर्मूला है RA/L। तो R का मात्रक ओम, A का क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर कट जाएगा तो इसका मात्रक बचेगा आपका ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। ओके, और इसकी विमा जो जो R की विमा थी ना, उसी विमा में आपको एक L का गुणा और कर देना है, तो ये LQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LQ। ये हो गई आपकी प्रतिरोधकता की विमा। अब अगर यहाँ पे हम यदि A बराबर कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर कितना ले लें, 1 मीटर, तो फिर रो बराबर कितना बचेगा, R। रो बराबर कितना बचेगा, R। तो फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मतलब हमें अगर परिभाषा बनानी हो ना, अर्थात इकाई लंबाई का मान 1 लिया है ना, अर्थात इकाई लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक
का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ये चालक का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, बराबर होता है। ओके, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद एक नोट भी लिखना है। नोट ये है, आप चाहे तो पूरे नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं इसीलिए थ्योरी वगैरह लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे मान लो हमने यहाँ क्या बताया कि जो R है वो L के समानुपाती होता है, मतलब L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, और जो R है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर A का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, A का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा। ओके, लेकिन एक चीज याद रखो यहाँ पे, इस फॉर्मूले पे मत जाना। ये जो रो है ना, रो के सामने A है और बटे में L है, तो आप ये कभी भी भूल के ये मत सोचना कि जो रो है ना वो A के समानुपाती है और जो रो है ना वो L के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रो का मान जो है ना वो A और L पे डिपेंड नहीं करेगा। रो जो है ना पदार्थ की प्रॉपर्टी है। रो किसकी प्रॉपर्टी है? पदार्थ की। हर पदार्थ का रो अलग अलग हो। चलो एक नोट और समझो। नोट क्या है? नोट समझने लिख लिया मैंने ये, तो नोट लिखने से पहले समझ लेते हैं पहले कि जो रो है ना उसका फॉर्मूला है आर ए बटे एल, आर ए बटे एल। तो जो बेटा रो है वो ए और एल पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? समझो। अभी अभी आपने देखा कि रो आर का मान एल के समानुपाती होता है, तो अगर एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। एल को अगर आप 2 गुना कर दोगे ना तो आर भी 2 गुना हो जाएगा। वैसे ही आर किसके व्युत्क्रमानुपाती है? ए के। ए 2 गुना ज्यादा कम कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन रो के फॉर्मूले में जो ना ए सामने है, एल बटे में है, तो आप ये ना समझें कि रो ए के समानुपाती है और रो एल के व्युत्क्रमानुपाती है। जो रो है वो बेटा पदार्थ की प्रॉपर्टी है। पदार्थ की प्रॉपर्टी है मतलब जितने भी मटेरियल जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इन सब के रो अलग अलग होंगे। तो रो का मान एल और ए पे डिपेंड नहीं करता। समझो क्यों नहीं करता? अगर हम लंबाई को डबल कर देंगे ना तो प्रतिरोध भी डबल होगा और 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? वही जो पहले था। तो इसलिए रो का मान ए और एल पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला नोट तो यही हो गया कि प्रतिरोधकता का मान चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दूसरा ये है, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है उनके संयोजक तार बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ ऐसे जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है? तो जैसे चांदी है, सिल्वर है, तांबा है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है उनके प्रतिरोधक तार बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है? मैग्नीन है, यूरेका है और कॉन्स्टेंटन है। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लो। अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जो अगली परिभाषा है, अगला टॉपिक है वो है आपका विद्युत चालकत्व। ओके, विद्युत चालकत्व। तो विद्युत चालकत्व क्या है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ओके, किसी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विद्युत चालकत्व कहलाता है। ओके, इसे किससे दर्शाते हो? इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल जी बराबर हो जाएगा 1/r। कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। अच्छा बताओ इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा बटे में r है ना, r का ओम होता है, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स ओम, और इसका उल्टा होता है मोह। मतलब ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मोह। ओके, और इसकी विमा क्या हो जाएगी भाई? इसकी विमा हो जाएगी आपकी r की उल्टी विमा हो जाएगी, तो m-1 l-2 TQ_a²। ये हो गई आपकी क्या? r की विमा। ठीक है ना? r की विमा हो गई।
फिर इसके बाद अपन आता है टॉपिक विशिष्ट चालकता। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध था ना, वैसे ही विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता का विशिष्ट चालकता। जैसे ये R का उल्टा है, वैसे ये रो का उल्टा होगा। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे इसको? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है ना। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलो अब इसका वही सूत्र मात्रक विमा लिख लो। तो सूत्र हो जाएगा सिग्मा बराबर 1/रो। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रो का मात्रक होता था ओम इंटू मीटर, तो ये ऊपर जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है ना। ओम इनवर्स को मोहो बोलते थे, तो मोहो इंटू मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा, तो इसकी विमा हो जाएगी आपकी m-1 L-3 हो जाएगी शायद यहाँ पे, L-3 सही है। m-1 L-3 और TQ और A², ये हो गई आपकी इसकी विमा। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपना टॉपिक आता है, इसके बाद अपना टॉपिक आता है ओमीय तथा अनोमीय पदार्थ। ओमीय तथा अनोमीय पदार्थ, ओमीय तथा अनओमीय पदार्थ या युक्तियां। ओके, तो ओमीय पदार्थ तथा अनोमीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे सब नाम से पता चल रहा है। ओमीय जो ओम के नियम का पालन करें, समझ गए ना। ऐसे पदार्थ या ऐसे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करें और जिनके लिए V और I का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में जाए। नहीं समझे? ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करें उनको क्या बोलते हैं? ओमीय पदार्थ। ठीक है ना, या फिर ओमीय युक्तियां। और जो ओम के नियम का पालन ना करें वो अनोमीय होते हैं, और जिनके लिए ग्राफ सीधी रेखा नहीं मिलती। अगर हम अनोमीय के लिए ग्राफ खींचे ना, ये I है, ये V है, तो कहीं टेढ़ा ऐसे परवलय आकार मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ओमीय के लिए खींचेंगे ना तो सीधी रेखा जाएगी। तो इनकी परिभाषा आप लोग खुद बना लें। ओमीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं, जिनके लिए V और I का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ऐसे पदार्थ या युक्तियां जो ओम के नियम का पालन ना करते हैं, नहीं करते हैं, और जिनके लिए V और I का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं, अनोमीय युक्तियां कहलाती हैं। कौन कौन से हैं? डायोड वगैरह सुने होंगे, ट्रांजिस्टर वगैरह, वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है ना। फिर एक छोटा सा डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। इसके 3 प्रकार हैं पूछने के बोर्ड एग्जाम में। पहला है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम का, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, या फिर सिद्ध करो, या फिर सिद्ध करो J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर, ये आपसे सिद्ध करवाएंगे। ठीक है ना। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 नंबर में ये। ठीक है ना। या तो आपसे कहते हैं कि भाई ओम के नियम की व्युत्पत्ति करो, या फिर कहेंगे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। ये माइक्रोस्कोपिक वो है फॉर्म किसकी? ओम के नियम की। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, या आपसे सीधा कह देंगे कि सिद्ध करो इतना। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ओम के नियम से ही उठा लेते हैं। V बराबर IR, अभी बताया था मैंने आपको। V बराबर IR क्या है? ओम के नियम का रूप है या ओम का नियम है। अब यहाँ देखो, अभी भी तुम्हें R बराबर ये भी बताया, R बराबर होता है रो L/A, रखो यहाँ पे। तो V बराबर हो जाएगा I रो L/A। अब यहाँ देखो J बराबर क्या होता है? I/A। J बराबर क्या होता है? I/A। तो ये जो I/A है ना, इसकी जगह क्या लिख दोगे? J। तो V बराबर हो जाएगा J रो
एल, ठीक है ना। और v बराबर होता है E इंटू एल, ये भी बताया हुआ है, v बराबर E इंटू एल। तो v की जगह क्या रखोगे, E इंटू एल बराबर जे रो एल, तो ये एल से एल कट जाएगा। और अभी तुम्हें ये कहाँ गया, ये रखा सिग्मा बराबर 1/रो है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा 1/सिग्मा। तो ये जो रो देख रहे हो ना, इसकी जगह रो बराबर क्या हो जाएगा 1/सिग्मा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, E बराबर ये जे और इंटू में 1/सिग्मा, सिग्मा के तरफ भागो इधर आके गुणा, तो जे बराबर हो जाएगा आपका कितना सिग्मा E। और ये आपको प्रूफ करना था। इसका सदिश रूप कैसे लिखोगे, सदिश रूप हो जाएगा आपका जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। ओके, तो ये तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और आई थिंक आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स क्वेरी हो ना तो आप कमेंट कर दें, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।